Hello friends, today topic is climate and its classification. आज का जो विषय है मित्रों वह है जलवायु और जलवायु प्रकार। तो अब स्वाभाविक है कि पहला प्रश्न यही होगा कि जलवायु है क्या। तो जैसे ही हमने आपको जलवायु विज्ञान यूनिट ये इकाई शुरू की थी तो उस समय आपको कुछ डेफिनेशन बताई थी कि व्हाट्स द एक्चुअली क्लाइमेट इज, वास्तव में जलवायु है क्या। तो हम लोगों का जो टॉपिक है ऑफ द डे आज का जलवायु एवं प्रकार, क्लाइमेट एंड टाइप्स। तो जलवायु के लिए हम लोगों ने जो बात की थी वो यही थी कि किसी स्थान अथवा क्षेत्र, छोटा बड़ा जो भी, की मौसमी दशाओं, सांख्यिकीय सार, दीर्घकालिक सांख्यिकीय सार, ये लिखना चाहिए, लंबे समय का। दीर्घकालिक सांख्यिकीय सार, उसका सारांश ही उस स्थान या क्षेत्र की जलवायु है। The long time statistical sum of weather conditions at a place or region is called climate. Of that place or region। तो उस स्थान या क्षेत्र की जो भी है लंबे समय की। तो कितना लंबा समय? तो सामान्य तो कंसेप्ट ये होता है कि किसी स्थान या विशेष के जो मौसमी सार होते हैं, जो जलवायु होती है, वो शताब्दियों तक एक जैसा रहता है। सामान्य अवधारणा यह है कि किसी स्थान या जलवायु, किसी स्थान या प्रदेश की जलवायु शताब्दियों तक
एक जैसी रहती है। मौसम बदलते रहते हैं, मौसम का परिवर्तन दिन के अनुरूप, घंटों के अनुरूप होता रहता है, लेकिन जो उनका सारांश होता है साल भर का, वो सारांश और कई वर्षों के अगर सारांश आपस में देखेंगे तो वो एक जैसे होंगे। तो वो ऐसा रहता है। द जनरल कंसेप्ट states that climate of a place or region is uniform for centuries। ये बात थी कई शताब्दियों तक, क्योंकि उस समय तक, मध्यकाल तक या आधुनिक काल के प्रारंभ तक हमारे पास इसमें आए परिवर्तन को नापने के डेटा नहीं थे। दूसरी बात ये थी कि अगर परिवर्तन आते भी होंगे तो डेटा मापन नहीं था और उस तरीके से हम लोगों की सोच नहीं थी। बट आफ्टर 1970, 1970 के बाद पर्यावरणीय जागरूकता, जलवायु परिवर्तन, संसाधनों में आई कमी, ये इन सभी चिंताओं ने विद्वानों को प्रभावित किया और वही चिंता विद्वानों से, संगोष्ठियों से, कॉन्फ्रेंस से होकर के अब सरकारों तक पहुंची और सरकार और अखबारों के द्वारा आम जनमानस तक पहुंच गई। तो अब तक जो ढीला ढाला नैरेटिव हुआ करता था, वर्णन हुआ करता था कि जलवायु क्या है, एक सांख्यिकी सार है, अरे इस साल थोड़ा चेंज हो गया तो अगले साल वर्षा हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल वही रहेगा। Now the more attentive approach has been adopted to measure the slight change into the statistical sum of the weather conditions। अब मौसमी दशाओं में हुए थोड़े बहुत परिवर्तन को लेकर के भी एक सतर्क प्रवृत्ति का जन्म हुआ और अब विद्वानों ने इसको गौर से देखा। तो कहा अब जलवायु परिवर्तन को मेजर करने के लिए अब हमें एक कोई लघु इकाई का निर्धारण करना पड़ेगा। टू रीड द चेंज इनटू द क्लाइमेट, अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हैज टू बी कैलकुलेटेड। सो देन अंडर द बैनर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड द आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, नाम सुना होगा, तो उनके तत्वाधान में विद्वानों ने ये निर्णय लिया कि हमें 30 वर्ष के बाद, यानी कम से कम 31वें वर्ष के सारांश देख लेने चाहिए। और यदि इन 31वें वर्ष के सारांश में अगर कोई चेंज आ रहा है तो इसका मतलब है कि वह जलवायु परिवर्तन है। इफ एनी चेंज इनटू द स्टैटिस्टिकल सम ऑफ द वेदर कंडीशंस in a time span of the 30 years means we should notice about at the 31st year, 31वें वर्ष हमें इसको देखना चाहिए। जस्ट आफ्टर द 30 years, मान 3 दशकों बाद हमें देख लेना चाहिए। अगर कोई स्लाइड चेंज है तो फिर उसे हम जलवायु परिवर्तन कहें और उसके प्रभाव इत्यादि को समझने के लिए भी हमारे पास 3 दशकों के डेटा होंगे। तो नाउ द आईपीसीसी जो कहती है कि अगर हमें किसी जगह के सांख्यिकीय सार में 30 वर्षों के अंतराल पर कोई परिवर्तन दिख रहा होता है तो फिर उसे हम जलवायु परिवर्तन कह सकते हैं। 29 पर नहीं, 20 पर नहीं, हर साल नहीं। सो टू डिफाइन और द एलोकेट द चेंज, so the shortest span of time to determine the climate change is 30 years। Then note down, किंतु
आईपीसीसी ऐसे याद करने के लिए जल्दी में लिख लिया। वैसे जब मेंस में लिखते हैं तो आई पी सी सी, क्योंकि हिंदी माध्यम में हमने आपको बताया है रोमन स्क्रिप्ट अलाउड नहीं है इनटू राइटिंग। देवनागरी स्क्रिप्ट में ही आप उसी प्रोनाउंसिएशन को वैसे ही लिख देंगे, किंतु आईपीसीसी के अनुसार तीस वर्षों की उपरांत जलवायु परिवर्तन का आकलन करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन का आकलन करना चाहिए। इससे ज्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। कम से कम कितने वर्ष लिख सकते हैं? कम से कम 31वें वर्ष यानी 30 वर्षों के उपरांत जलवायु परिवर्तन का आकलन करना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू IPCC, the estimate of climate change should be calculated after the gap of at least 30 years। इतना गैप, कम से कम गैप होना चाहिए। आईपीसीसी। अब बात आएगी व्हाट इज आईपीसीसी। तो जब हम लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ेंगे तब तो इसकी बात बहुत होगी, फिर भी यहां हम बता दें आईपीसीसी यूएनएफसीसी, अब ये भी बताना पड़ेगा, खैर अभी लिख लेते। आईपीसीसी का पूरा नाम इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अब ये शॉर्ट फॉर्म समझ में आएगा, IPCC है ये। तो इसका हम लोगों ने एक एब्रिवेटेड फॉर्म बना दिया, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। हिंदी में आप लोग इंटर मेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ऐसे लिख सकते हैं। ये है, क्या है ये? तो जब विश्व के अधिकांश राष्ट्र, मोस्ट ऑफ द नेशंस, इस बात पर सहमत हुए कि हमें
पर्यावरणीय दशाओं और जलवायु परिवर्तन का मापन करना है और इसे होने से रोकना है, तो उसके बारे में एक प्रामाणिक जानकारी मिलनी चाहिए। और ये प्रामाणिक जानकारी एक संगठन द्वारा होनी चाहिए जिसमें कि जो सदस्य देश हैं यूएनएफसीसी के, उनकी सरकारों की ओर से भेजे गए या प्रस्तावित विद्वान होंगे। और ये विद्वान कोई इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO में भी कार्य करने वाला वैज्ञानिक हो सकता है। उन लोगों को मिलाकर के ये एक संगठन कार्य करता है। यानी एक तरीके से ये गवर्नमेंट के द्वारा ही चुने हुए लोग होते हैं सभी देशों के, और उनका अपना एक संगठन होता है। आईपीसीसी का काम होता है कि प्रामाणिक जानकारी, तथ्य, डेटा और कंसेप्ट सरकार और जनता को उपलब्ध कराए। और एक तरीके से ये यूएनएफसीसी का जो है वो पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है। ये है जैसे हमें प्रामाणिक न्यूज वगैरह चाहिए कि सही न्यूज क्या है, तो यूपीएससी का विद्यार्थी कहता है कि पीआईबी की वेबसाइट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से हमें देख लेना चाहिए। ठीक इसी तरीके से दुनिया भर के विद्वान जो भी हैं, खासकर वो स्कॉलर्स जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, दे हैव बीन अपॉइंटेड बाय देयर रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट द व्यू ऑफ द कंट्री एंड टू examine, to test the research made by the various scholars, either the working into government institutions or independent or private institutions about the climate change। जो भी विद्वान है, चाहे सरकारी उसमें हो, प्रतिष्ठानों में हो या फिर व्यक्तिगत या निजी प्रतिष्ठानों में कार्य करते हो, उनके जो अनुसंधान पत्र हैं जलवायु परिवर्तन से संबंधित, उनका मूल्यांकन करना और एक सर्वमान्य जानकारी जिस पर लोगों को कोई गतिरोध या विरोध ना हो प्रस्तुत करनी चाहिए। उसके लिए आईपीसीसी बना है। तो ये जितनी चीजें आती हैं, तो हम लोग ज्योग्राफी में सीधा जलवायु परिवर्तन, उष्णकटिबंधीय प्रकार और ये सब पढ़ने लगते हैं। ये क्यों पढ़ने लगते हैं ये नहीं पता है। अगर हम इस पर गौर करके नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जो मसला है यूपीएससी का, द इश्यू ऑफ द यूपीएससी एंड द अपकमिंग क्वेश्चंस इनटू द एग्जाम्स, आने वाले परीक्षाओं में जो हमारे प्रश्न हैं हम उन तक नहीं पहुंच पाएंगे और हमारा सरोकार उनसे नहीं हो पाता। हमें ज्ञान तो होता है, तो ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन जिस चीज की जरूरत है उससे संबंधित अगर हम अपना ज्ञान बनाएं और उसे हासिल करने की कोशिश करें तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ज्ञान की कोई अपर और लोअर लिमिट नहीं है। अब अगर आप कभी ये जानना चाहें कि क्या सबसे कम हम ही जानते हैं, तो कुछ दिन बाद पता लगेगा कि आपसे भी कोई लोग हैं जो भी ये भी नहीं जानते जो आप जानते हैं। थोड़ी दिन में ये पता लगेगा कि आप ये समझने लगे हम बहुत जानते हैं, तो आपसे भी लोग ऐसे हैं या हमसे भी या किसी से भी लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ज्यादा जानते हैं। इसीलिए कभी भी नॉलेज के अपर लिमिट और लोअर लिमिट के निर्धारण के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बस सिर्फ एक व्यवहारिक बिहेवियरल अप्रोच रखनी चाहिए, आदर्श नहीं जानते हैं तो जान लेंगे, अभी जान लेते हैं। ऑलवेज रेडी टू नो। ये किसी ने कहा अभी जान लो, का अभी समय नहीं है, मन करेगा 1 घंटे बाद जान लेंगे, ये भी अच्छी बात है। इसमें हमारी निजी स्वतंत्रता भी बची रहती है और मस्तिष्क पर बोझ नहीं आता और मशीन नहीं बनते। इसीलिए दबाव और मशीनीकरण से भी बचना है। और जब अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अगर हम बचाए रख करके किसी तंत्र में काम कर लें, सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति वही है। व्यक्तिगत विचार स्वतंत्रता, ये सब स्वतंत्रता कह रहे, स्वच्छंदता नहीं। इन सभी बातों पर आप लोग
चूंकि सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं, एक एक शब्द का अर्थ बेहतर समझते हैं और संबंधित फैकल्टी मेंबर्स जो सब्जेक्ट पर हैं वो आपको बहुत अच्छा बताएंगे। वो सब हमारी एरिया नहीं है, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता क्या है। खैर, हम लोग यहाँ बात कर रहे थे इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने ये निर्धारित किया। अब पीसीएस के लिए लोग कहेंगे कि एक लाइन लिख लेते कि किसने ये 30 वर्ष बाद मिनिमम जलवायु परिवर्तन का निर्धारण करना चाहिए, ये जानकारी दी। आईपीसीसी एक क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी पीसीएस में कि जलवायु परिवर्तन का आकलन कितने वर्षों के बाद किया जाता है। तो बाद अगर किया जाए तो 30 वर्षों के बाद, और कौन से में वर्ष किया जाता है तो आंसर होगा 31वें वर्ष, 31st ईयर। तो दोनों प्रश्नों को गौर से पढ़ लेना। कभी कभार पीसीएस में इस तरह के थोड़े से प्रश्न बनते हैं जहां देखा जाता है कि विद्यार्थी अलर्ट है या नहीं, छोटी छोटी बातों पर लेकर के। खैर, अब हम लोगों ने कहा अब किस चीज का परिवर्तन जानना है, क्या बदल गया जो हम कह दें कि जलवायु बदल गई। हमने आपको जब वायुमंडल की कंपोजिशन बताई थी, संगठन बताया था, तो कहा था कि इनमें कुछ ऐसी गैसें हैं जो जल्दी से नहीं बदलती, जिसमें हमने आपको नाम लिया था नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये 4 गैसें जिनके पास 99.96% आयतन है वायुमंडल का, और सिर्फ जो बचता है वो 0.04% आयतन बचता है जो अन्य गैसों के पास है। अगर इन गैसों में, जिनका हमने 4 का नाम लिया, अगर इनके प्रतिशत में परिवर्तन आते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ बड़े परिवर्तन, जिसे हम जलवायु परिवर्तन। लेकिन क्या है जलवायु परिवर्तन, इन सबको अगर हमें समझना है, इंडिकेटर क्या है, तो इंडिकेटर वही होंगे जैसे आपका कोई इंडिकेटर बना दिया जाए कि इस सिंबल बना हुआ है तो फला है। ठीक इसी तरीके से किसी जगह की जलवायु के अपने कुछ मानक और इंडिकेटर होते हैं। अगर वो बदलने लगे तो अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। तो कोई कहता है कि किसी जगह का औसत तापमान होना चाहिए, किसी जलवायु का इंडिकेटर। तो कोई कहता है नहीं, औसत तापमान से बात नहीं बनती, बात बनती है तापमान कितना वहां प्रभावी है, थर्मल इफेक्टिवनेस से बात बनती है। तब तक तीसरा स्कॉलर कहता है जो कुछ भी प्रभाव है वो वनस्पतियों पर पड़ता है, तो वनस्पतियों के आधार पर हमें बात करनी चाहिए। तो अब जितने विद्वान, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब जब बात आती जीएस में, हम ना तो हमें कोपेन पढ़ना है, ना हमें थॉर्नथ्वेट पढ़ना है, ना हमें स्टैम्प पढ़ने हैं, हमें कोई बड़ा विद्वान नहीं पढ़ना है। हमें इन सबको पढ़ने के बाद जो सारांश है उसे समझना है, क्योंकि हमारा ये जनरल स्टडी का एरिया है, ऑप्शनल नहीं है। और यहीं पर थोड़ा सा हम लोग पढ़ने या पढ़ाने में, पढ़ाने वाले भी मात खा जाते हैं, वही गड़बड़ कर लेते हैं और बच्चे वो सब पढ़ने लगते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं। तो अब बात आती है कि जलवायु परिवर्तन कैसे हुआ है, कैसे जानेंगे। तो किसी भी जलवायु की 2 मुख्य विशेषताएं होती हैं, एक तापमानी विशेषता होती है, दूसरी आर्द्रता विशेषता होती है। तो हम लोग यहां जहां पर लिख रहे थे, आईपीसीसी का पूरा नाम ये है, द कंप्लीट नेम ऑफ आईपीसीसी इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इतना हो गया। अब बात आएगी जब हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के टॉपिक एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, वहां इस टॉपिक पर हम लोग ज्यादा विस्तार से बात करेंगे। तो अब जलवायु के निर्धारक तत्व देख लें। डिटर्मिनेंट्स ऑफ
क्लाइमेट, जलवायु के निर्धारक तत्व। तो जलवायु के जो निर्धारक तत्व हैं वो हैं नंबर 1 तापमानी विशेषता, थर्मल कैरेक्टरिस्टिक, आर्द्रता विशेषता, ह्यूमिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी लिख लीजिए आप लोग, फिर समझाते हैं ये क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स, वनस्पति प्रकार, वेजिटेशन टाइप, ये 3 जलवायु निर्धारक हैं। इनके आधार पर जलवायु का निर्धारण किया जा सकता है। अब कोई पूछेगा कि तापमानी विशेषता क्या है, तो अब इसमें विद्वानों के अपने मत हैं। कोई कहता है कि साल के सबसे ठंडे महीने का जो औसत तापमान है वो, क्योंकि अब उससे ज्यादा ही तापमान रहेगा, वो उस जगह की तापमानी विशेषता है। एक कहता है कि नहीं, साल के सबसे ठंडे से लेकर सबसे गर्म महीने के जो औसत तापमान है, अगर हम उनका माध्य निकाल लें, मीन कैलकुलेट कर लें, वो वहां की तापमानी विशेषता है। तो अब थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स की जो बात आती है, इसमें अपने अपने विद्वानों के अपने अपने मत हैं। जरा लिख लें, तापमानी विशेषता, थर्मल कैरेक्टरिस्टिक, जिससे कि जब आप 11th-12th की एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो वो भी आपको बिल्कुल पानी जैसी लगेगी कि अब समझ में आया कोपिन क्या कह रहे हैं, थॉर्नथ्वेट क्या कह रहे हैं। और वो रटने में और देखने में बड़ा टेक्निकल दिखता है, फिर आपको डर नहीं लगेगा। तापमानी विशेषता, थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी स्थान, इसको ऐसे लिखा जाए, तापमानी विशेषता अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग मानक बताए गए। किसके? तापमानी विशेषता की। द स्टैंडर्ड ऑफ थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स vary scholar to scholar। ये अलग अलग हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स टू स्कॉलर। जैसे कोपिन कहते हैं कि एवरेज मीन टेम्परेचर ऑफ द ईयर मीन्स ऑफ द 12 मंथ होना चाहिए। फिर वही कोपिन कहते हैं कि नहीं, एवरेज मीन टेम्परेचर मीन्स एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ भी होना चाहिए। 2 पैरामीटर एक ही विद्वान बताता है। वही थॉर्नथ्वेट कहते हैं कि जो है वो क्या होना चाहिए, थर्मल इफेक्टिविटी होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने स्टैटिस्टिकल फार्मूला दिया, आप लोग कैलकुलेट करें और जानें। अब वो सभी स्कॉलर्स और गवर्नमेंट में जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे उनका काम है।
स्कॉलर टू स्कॉलर। लेकिन तो जनरल कंसेप्ट क्या है? तो जनरल कंसेप्ट बात आती है एवरेज मीन टेम्परेचर ऑफ ऑल द 12 मंथ फॉर ऑल थर्मल बेल्ट। जबकि कोपेन ने ट्रॉपिकल बेल्ट के लिए जो बताया वो बताया कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट मंथ, फिर उसके बाद सब ट्रॉपिकल के लिए भी ऐसे ही बताया, फिर उसमें पहुंच जाते हैं जिसको कहते हैं सब पोलर यानी कोल्ड टेम्परेट के लिए भी यही बताया, लेकिन पोलर के लिए यही बताया, और सब पोलर में जाकर के उन्होंने फिर एवरेज टेम्परेचर को ले लिया। तो इस तरीके से एक ही स्कॉलर अलग अलग तापमान पेटियों में अलग अलग मानक की बात करते हैं। तो इन सबके यहां पर आपको झंझट में नहीं फंसना है, वेरी स्कॉलर टू स्कॉलर। बट किंतु सामान्य जलवायु वर्गीकरण में साल के सभी महीनों 12 महीनों की औसत माध्य तापमान को ही उस पेटी या कटिबंध की तापमानी विशेषता माना जाता है। तापमानी विशेषता माना जाता है। बट इन जनरल concept of climate classification, the average mean temperature of all the months of a belt represent the thermal characteristic ये ठीक इसी तरह वर्षा हुई, ढाल ज्यादा है या वर्षा हुई, गर्मी बहुत थी तो वो पानी भाप के रूप में उड़ गया और वनस्पतियों को उतना नहीं मिला। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमने साल भर में वर्षा को नाप लिया तो उसी से पता लग जाता है कि उस क्षेत्र में आर्द्रता कम है या ज्यादा है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, इसका हमें इससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, ये देखना चाहिए कि कितना उड़ गया। जैसे किसी ने कहा कि आपकी सैलरी महीने में 1 लाख रुपए है, लेकिन एक ने कहा इससे क्या पता लगता, हमें ये देखना चाहिए कि रोज ऑफिस आने जाने में हमारे अपने कितने पैसे खर्च हो जाते हैं। तो पता लगा कि ऑफिस आने जाने में ही 50,000 रुपए महीने में खर्च हो जाते हैं, तो आप कहेंगे हमारी तनख्वाह तो 50,000 ही रह गई इफेक्टिवली।
और किसी ने कहा कि नहीं, हमारे ऑफिस आने जाने में महीने में सिर्फ 2-4 हजार रुपए ही खर्च होते हैं, तो कहेगा हमारी तनख्वाह तो इफेक्टिवली बहुत ज्यादा है, 97-98,000 है। तो एक मानक कर दिया गया कि वो लोग अमीर होंगे जिनकी सैलरी पर मंथ 1 लाख रुपए है, लेकिन इससे ये मानक हो गया। लेकिन इससे ये पता नहीं लगा कि उनके पास उतनी ही बचत होगी, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक आने जाने का साधन, फैमिली के खर्चे, ये सब अलग अलग होते हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति अपना इंडिविजुअल लेवल पर इनकम टैक्स भरता है। इसी तरह वर्षा होती है, मान लो कई स्थानों पर एक समान वर्षा है, लेकिन उनके तापमान कम ज्यादा हो सकते हैं। तो जिसका तापमान कम है तो वहां पर भाप कम उड़ेगी, यानी वापस लौटने वाली आर्द्रता कम होगी, तो जहां ज्यादा जल ठहर सकता है और नमी ज्यादा देर तक रह सकती है। लेकिन जिन स्थानों पर तापमान बहुत ज्यादा है तो पानी बरसा और वो भी उसकी एक बड़ी मात्रा भाप में बदल गई। जैसे हमने कहा कि ट्रॉपिकल बेल्ट में और सब ट्रॉपिकल बेल्ट में अगर एक दिन में 10 सेंटीमीटर बारिश हुई तो माना जाता है 6 सेंटीमीटर जो बारिश का जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाएगा, तो 4 ही तो बचा। तो हमें थर्मल इफेक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए, और यही बात कोपेन और थॉर्नथ्वेट में लड़ाई का कारण है, मतलब उनके बीच मतभेद है। वो कहते हैं कि किसी जगह पर कितनी वर्षा हुई, उसका प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस क्या है, तो वो कहते हैं वहां के तापमान इत्यादि के अनुरूप भी हमें ध्यान रखना चाहिए, कैलकुलेट करना चाहिए, वो उनका फार्मूला है। और जबकि कोपेन कह देते हैं कि कितनी बारिश हुई बस वो देखना है, तापमान वगैरह से इसका कोई मतलब नहीं है। कितना बाष्पन हो गया, तो बाष्पन को भी वो शामिल कर लेते हैं, यानी लॉस क्या है कितना, तो वो ज्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं थॉर्नथ्वेट, और मोटा मोटा आकलन देने की कोशिश करते हैं कोपेन। तो अब जब बात सामान्य रूप से कही जाती है कि अच्छा फलाने पद पर पहुंच जाएं, तो पद का नाम आते ही सैलरी समझ में आ जाती है, और लोग कहते हैं कि अच्छा आईएएस हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम इनको नहीं होगी इकोनॉमिक लेवल पर, बस यही समझ लिया जाता है, ये ज्यादा व्यवहारिक है। इसीलिए कोपेन की इस बात को जनरल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में ले लिया गया कि यहां भी विद्वानों में मतभेद है, लेकिन साल में वर्षा कितनी होती है, टोटल अमाउंट ऑफ द रेनफॉल इन अ ईयर इज अ जनरल इंडिकेटर ऑफ द ह्यूमिडिटी एट अ प्लेस। किसी स्थान पर आर्द्रता को बताने के लिए एक सामान्य मानक है कि उस स्थान पर साल भर होने वाली वर्षा। तो अब हम लोग लिख लें किसकी बात की हम लोगों ने कि कौन सा टेम्परेचर लिया जाएगा, तो कहा ना कोपेन की मानो ना थॉर्नथ्वेट की मानो, और एक बात जनरल रख ली गई। कौन सी बात रख ली गई कि एवरेज मीन ऑफ द ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर, साल भर के 12 महीने के जो भी औसत आते हैं, आप 12 हर महीने का अलग अलग औसत होगा, उसका मीन निकाल लीजिए, तो वो एवरेज मीन टेम्परेचर कहा जाएगा। यही बात हम लोगों ने यहाँ पर कही है। तो जनरल कंसेप्ट ऑफ दिस एवरेज मीन टेम्परेचर ऑफ ऑल द मंथ्स। और जबकि कोपेन से लगता है कि कोपेन की बात ये ले ली गई, नहीं, कोपेन जो है वो ताप पेटियां बताते हैं, उन ताप पेटियों में से सबसे गर्म ट्रॉपिकल, सबसे ठंडी पोलर, फिर थोड़ी कम गर्म मीजोथर्मल सब ट्रॉपिकल। इनके लिए वो क्या करते हैं, सबसे ठंडे महीने के औसत तापमान को लेते हैं, सबसे ठंडे महीने, पूरे साल भर के नहीं। और जबकि बीच में कोल्ड टेम्परेट बचा है, उसमें साल भर के औसत तापमान को लेते हैं। तो इस तरीके से उसमें हम लोगों को जीएस वालों को फंसना नहीं है। ये बात अलग है कि अब आप में से कई ऑप्शनल के लोग होंगे, वो जाकर के अब अपने नोट्स और बुक को उठा के देखेंगे कि कोपेन ने क्या कहा है और कौन सी तापमानी विशेषता ली है। ये अच्छी बात है कि उनको कम से कम रिवाइज करने की एक प्रेरणा मिल गई। तो रिप्रेजेंट द थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स।
अब हम लोग बात करते हैं आर्द्रता विशेषता की। तो आर्द्रता विशेषताओं में भी कितनी कुल साल में वर्षा हुई या उस वर्षा की प्रभाविता कितनी है, इसमें न रह करके कुल वार्षिक वर्षा आर्द्रता विशेषता। ऐसे यहां भी विद्वानों में मतभेद है। सामान्य अवधारणा के अनुरूप, जनरल कंसेप्ट के अनुसार, किसी स्थान पर कुल वार्षिक वर्षा का मान, कुल वार्षिक वर्षा का मान ही आर्द्रता विशेषता है। ह्यूमिडिटी कैरेक्टरिस्टिक the total amount of rainfall in a year known as humidity characteristics। सारांश ये हुआ कि अगर डिग्री सेल्सियस में कोई वैल्यू पढ़ रहे हैं तो वो थर्मल कैरेक्टरिस्टिक है, और सेंटीमीटर में अगर कोई या मिलीमीटर में वैल्यू पढ़ रहे हैं तो वो आर्द्रता है, क्योंकि वर्षा को रेन गेज से मापा जाता है। मिलीमीटर या सेंटीमीटर में ये अपनी रीडिंग व्यक्त करता है। तो अब हम लोगों ने जो पढ़ा है, ग्लोब को, पूरे विश्व को तापपेटियां और आर्द्रता पेटियों में बांटा जाता है। भूमंडल को तापपेटियों तथा आर्द्रता पेटियों में बांटा जाता है। The globe is divided into thermal belts and precipitation belt। इसमें बांटा जाता है। तो व्हाट आर द थर्मल बेल्ट? अब पूरे ग्लोब को तापपेटियों में बांटने के लिए आइसोथर्म का उपयोग किया जाता है। देखिए, तापपेटियों के निर्धारण हेतु आइसोथर्म, आपको हमने बताया है, समान तापमान बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं, आइसोथर्म का उपयोग किया जाता है।
समताप रेखाओं का उपयोग किया जाता है। आइसोथर्म को समताप रेखा भी कहते हैं, लेकिन आइसोथर्म ना हिंदी है ना इंग्लिश है, टेक्निकल टर्म है, तो इट इज भी लिख सकते हैं। Isotherms are used to determine the thermal belts अब कौन कौन से आइसोथर्म यूज किए जाते हैं, तो इसको हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। बहुत आसान कंसेप्ट है, सबने पढ़ रखा है। यही ग्लोब है, और ग्लोब में ये जो लाइन हमने खींच दी, ये इक्वेटर है। हम लोग जानते हैं कि इक्वेटर से अगर हम पोल की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर घटते हैं। पतला होता हुआ हमने एरो लगा दिया, तो ये बता रहा है कि टेम्परेचर इक्वेटर से हम चाहे जिस पोल की ओर जाएं घट जाते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, घटते हैं। और ये हो गया 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो टेम्परेचर कम होते जा रहे हैं, यानी इक्वेटर पर टेम्परेचर ज्यादा होंगे। अब इसी को हम लोग ये कहें कि इक्वेटर के दोनों ओर हमें ऐसे स्थान मिलते हैं जिनका साल भर का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन और इक्वेटर के बीच जो एवरेज मीन टेम्परेचर होंगे, औसत माध्य जो तापमान होंगे, वो 18 से ज्यादा होंगे। क्योंकि अगर यहाँ 18 है और यहां से अगर आप इधर आएंगे तो इक्वेटर की ओर आ रहे हैं, इक्वेटर की ओर टेम्परेचर बढ़ते हैं। इसी बेल्ट को जलवायु वर्गीकरण में जिस नाम से जानेंगे, ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंध, यही कहते हैं। अब अगर इक्वेटर पोल की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर फिर गिरेंगे, तो उन स्थानों के जिनके औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस हैं साल भर के, उनको जोड़ने वाली रेखा यानी 10 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म। तो यहां जो अब एवरेज टेम्परेचर होंगे, अब आप पोल की ओर आ गए 18 से कम और 10 से ज्यादा, तो यहां एवरेज मीन टेम्परेचर कितना होगा, 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा और 18 डिग्री सेल्सियस से कम। तो यहां जो औसत माध्य तापमान जो होगा वो 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा और 18 डिग्री सेल्सियस से कम। इसी को हम उपोष्ण कहते हैं, उपोष्ण कटिबंध। इसी को सब ट्रॉपिकल कहते हैं। कई बार पढ़ा है ये ग्लोब पर थर्मल बेल्ट को। अब अगर हम यहां चले जाएं तो ये 0 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म है, यानी उन लाइनों को, उन बिंदुओं को ये जोड़ रही है रेखा जिनका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है। यानी पोल की ओर अगर हम यहाँ चले गए तो यहाँ के जो एवरेज मीन टेम्परेचर होंगे वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम, क्योंकि इस लाइन से पोल की ओर है।
यहाँ जो औसत माध्य तापमान है, हिंदी में एएमटी को औसत माध्य तापमान कहते हैं, तो वो 18 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस से कम। ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां कितने होंगे एएमटी, 0 से ज्यादा होगा लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। तो यहां जो औसत माध्य तापमान होगा वो 0 से ज्यादा लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस से कम। यही उपोष्ण है, उपध्रुवीय है, क्योंकि ये ध्रुव से सटी हुई है। ये ध्रुव है यानी पोलर बेल्ट है, तो ये उपध्रुव है यानी सब पोलर बेल्ट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड आइसोथर्म, मानक समताप रेखाओं के आधार पर 4 ताप पेटियां हैं, लेकिन सभी चारों ताप पेटियां क्या जलवायु पेटियां नहीं हैं, या हैं? कभी बताते हैं 4 की चारों। अब बात आती है कि आर्द्रता पेटियां भी हम लोगों ने पढ़ रखी हैं। तो आर्द्रता पेटियों के लिए हम लोगों ने अभी ये पढ़ा था लेक्चर में कि अगर हम ऐसे बना लें, ये इक्वेटर हो गया, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये 66.5 डिग्री साउथ हो गया। इसका मतलब है कि आप कहेंगे कि ये जो 90 डिग्री नॉर्थ है इसको आपने छोड़ दिया। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक कैच किया आपने। अब हम जब आर्द्रता पेटियां बांट रहे हैं तो ये हो गया, और बीच में ये बना दें तो 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री साउथ। अब आपको पता होगा, हमने कहा था कि ट्रेड विंड किधर से चलती है, व्यापारिक पवनें पूर्व से। और इधर क्या होगा, ये सब सागर होंगे। याद आया? तो अब यहां पर आर्द्रता पेटियां बन जाएंगी। तो आर्द्रता पेटियों को बनाने के लिए हम लोग ये खींच दें, यहां बारिश अगर ज्यादा है तो इसे क्या बोलेंगे, अति आर्द्र। इंग्लिश में इसको वेट कहते हैं। अब जो बारिश है वो थोड़ी कम हो गई तो आर्द्र, इसको ह्यूमिड कहते हैं। अब अगर और आ जाए तो और बारिश कम हो जाएगी। उप आर्द्र, सब ह्यूमिड हो जाएगा। और अगर बारिश कम हो जाएगी अर्ध शुष्क,
सेमी एरिड, तो ये शुष्क, एरिड। इधर कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट, तो इधर की ओर बारिश कम होगी, वेस्ट। तो व्यापारिक पवनों के प्रभाव क्षेत्र में आर्द्रता पूर्वी भागों में महाद्वीप के अधिक और पश्चिमी भागों में कम। ठीक इसी तरीके से अगर हम यहाँ आ जाएं तो हम यहाँ कहेंगे ये आर्द्रता ज्यादा, क्योंकि ये किन पवनों का प्रभाव क्षेत्र है? पछुआ, वेस्टर्लीज। तो यहाँ क्या होगा? वही कंसेप्ट, अति आर्द्र। तो ये क्या होंगे? आर्द्र। तो ये क्या होंगे? उप आर्द्र। तो ये क्या होंगे? अर्ध शुष्क। तो ये क्या होंगे? शुष्क। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग यहां बना दें इसको, क्या हो जाएगा? वही अति आर्द्र। अति आर्द्र का मतलब वेट, ह्यूमिड, कुछ नहीं, भाषा का अंतर है। सब ह्यूमिड, सेमी एरिड और एरिड, ये हो गई। तो ये तो हमारी लगभग उत्तर दक्षिण जो मान है वो आर्द्रता पेटियों को हम दिखाते हैं। तो यहाँ आर्द्रता पेटियां उपध्रुवीय क्षेत्र में पश्चिम से, इधर पश्चिम होता है, पूर्व की ओर शुष्क होती जाती है। जबकि अगर हम यहाँ रहते हैं उष्ण और उपोष्ण में, तो इधर आर्द्रता कहाँ ज्यादा है? पूर्व में और पश्चिम की ओर घटती जाती है। अब आपको ये चीज बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है। यहाँ वेट है पूर्व में, तो यहाँ पश्चिम में वेट है, यानी पूर्व में अति आर्द्र लिखा है तो यहाँ पश्चिम में अति आर्द्र लिखा है। मूल बात ये है कि ये जो 66.5 से हमने 90 के बीच जो एरिया लिया है, यहाँ पर इनको नहीं बांट रहे हैं। क्यों नहीं बांट रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो टेम्परेचर है हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ के जो एवरेज मीन टेम्परेचर होते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम होते हैं। तो यहाँ ना बाष्पन होगा, ना हवा धरातल से नमी उड़ेगी और ना बारिश होगी। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में बाष्पन और वर्षण नगण्य होता है, इसलिए वहां हम आर्द्रता पेटियों का निर्धारण नहीं करते। आर्द्रता पेटियां आर्कटिक वृत्त से लेकर कहां तक बनाई जा सकती हैं? एंटार्कटिक वृत्त तक बनाई जाती है सिद्धांत में, लेकिन मैप पर हम नहीं बनाते। बताया था कि दक्षिणी गोलार्ध में 40 और 66.5 के बीच नगण्य भूमि पाई जाती है। कुछ ही छोटे छोटे द्वीप हैं, बाकी यहाँ पर महासागर है। यानी दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करी जाए तो आर्द्रता पूर्व में अधिक और पश्चिम में कम, और उत्तरी गोलार्ध की अगर बात करी जाए तो यहाँ दोनों इलाके मिलते हैं। पूर्व में आर्द्रता अधिक तो पश्चिम में भी आर्द्रता अधिक। तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल के पूर्वी भागों में आर्द्रता अधिक, तो सब पोलर में पश्चिमी भागों में आर्द्रता अधिक। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ये इलाका हमें दिखता है, लैंड है,
लेकिन अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएं तो ये बेल्ट हमें नहीं दिखती, क्योंकि लैंड नहीं है। तो यहां लैंड एब्सेंट है, यहां लैंड है, लैंड इज प्रेजेंट। यहां भूमि है, यहां भी भूमि है, यहां भी भूमि है, लेकिन यहां भूमि नहीं है, भूमि अनुपस्थित है। कहां? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच। ये चीजें याद रखनी है। यानी पछुआ पवनें जो आर्द्रता का वितरण करने में सफल हैं, वो उत्तरी गोलार्ध में तो सफल हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में सफल नहीं, क्योंकि वहां लैंड ही नहीं है। कोई कहते आप परीक्षा में सफल नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? परीक्षा दी ही नहीं। तो अब यही बात है यहां पर कि अब हम लोगों ने आर्द्रता पेटियां पढ़ ली, तो दुनिया में आर्द्रता पेटियां कितने प्रकार की हो सकती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 प्रकार की आर्द्रता पेटियां होती हैं। इन सबको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन सामान्य जलवायु वर्गीकरण पढ़ने के लिए हमने आपको फिर रिपीट कर दिया। भूमंडल पर 5 प्रकार की आर्द्रता पेटियां पाई जाती हैं। There are 5 types of humidity belt at the globe भूमंडल पर। अब इतनी सब बातें हो गई, तो जलवायु वर्गीकरण के लिए पहले हमें मुख्य जलवायु पेटियों का निर्धारण किया जाता है, फिर उसके बाद उनको प्रकारों में बांटा जाता है। लिख लें, वर्गीकरण योजना। जलवायु वर्गीकरण योजना। स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन अलग अलग विद्वानों की हैं, हम लोगों को उनको नहीं पढ़ना, जनरल कंसेप्ट पढ़ना। स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ग्लोब पर, और किसी स्थान विशेष के लिए जब बात करेंगे तो थर्ड थ्रेट, इसीलिए ग्लोब में कोपिन की बातें ज्यादा हैं। तो स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, तो पहला जो पॉइंट है स्कीम में, सर्वप्रथम मुख्य पेटियों का निर्धारण किया जाता है। सर्वप्रथम मुख्य जलवायु पेटियों का निर्धारण किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर climata are identified. तत्पश्चात
प्रत्येक मुख्य जलवायु को प्रकारों में बांटा जाता है, देन मेजर क्लाइमेटा are divided into types। अब तब प्रकार में बांट देंगे। अब बात आती है कि भूमंडल की मुख्य जलवायु पेटियां, मेजर क्लाइमेटिक बेल्ट और क्लाइमेटा ऑफ द ग्लोब। भूमंडल की मुख्य जलवायु पेटियां मेजर क्लाइमेटिक belts of the globe। ये कौन कौन है? नंबर 1, उष्णकटिबंध ट्रॉपिकल बेल्ट, कुछ लोग इसे मेगा थर्मस, मेगा मीन्स ज्यादा, थर्मस मीन्स तापमान कहते हैं। मेगा थर्मस बेल्ट। नंबर 2, उपोष्ण कटिबंध, कुछ लोग इसे उष्ण शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उपोष्ण और उपध्रुवीय को शीतोष्ण भी कहा जाता है। तो शीतोष्ण में जो हिस्सा इक्वेटर की ओर है, जो ट्रॉपिक से सटा हुआ होता है, वो थोड़ा गर्म है और गर्म को उष्ण कहते हैं, इसलिए उष्ण शीतोष्ण भी कह देते हैं। इंग्लिश इन सब ट्रॉपिकल बेल्ट और सब ट्रॉपिकल बेल्ट को वार्म टेम्परेट भी कहा जाता है। पहले भी आपको हम बता चुके, टेम्परेट है, टेम्परेचर नहीं। वार्म टेम्परेट, गौर से पढ़ ले। इतना बताने के बावजूद भी कुछ लोग टेम्परेट को टेम्परेचर पढ़ते रहते, तो अब पढ़ते रहते हैं तो पढ़ते ही रहे, क्या किया जा सकता। उपोष्ण कटिबंध। अब बात आ गई उपध्रुवीय कटिबंध। और उपध्रुवीय कटिबंध को शीतोष्ण यानी शीतोष्ण दोनों हैं। कौन कौन? उपोष्ण भी शीतोष्ण है, उपध्रुवीय भी शीतोष्ण, लेकिन उपोष्ण थोड़ा गर्म है इसलिए वो उष्ण शीतोष्ण है, और उपध्रुवीय ठंडा है इसलिए शीत शीतोष्ण है। सब पोलर, ये इसकी इंग्लिश हो गई।
इसे कोल्ड टेम्परेट कहा जाएगा। वही टेम्परेट लिखेंगे, कोल्ड टेम्परेचर नहीं। अब चौथा बचा ध्रुवीय कटिबंध। पोलर बेल्ट, और इसे यहां सब कुछ जमा रहता है। शीत कटिबंध की कहते हैं, पोलर बेल्ट और फ्रीजिड बेल्ट। ये हम लोगों ने ये बेल्ट बना ली। ये तो 4 ताप पेटियां हैं, और जो 5वीं ताप पेटी है, सॉरी, जो जलवायु पेटी है, जहां पर सामान कम है, उसे हम शुष्क कटिबंध कहते हैं। ड्राई बेल्ट कहते हैं। यानी ये तापमान पेटी नहीं है। कितनी तापमान पेटियां हैं? वो है आपकी 4, 1 2 3। लेकिन ये जो 5वीं पेटी है, यहाँ शुष्कता की बात की गई है, टेम्परेचर की नहीं। शुष्क कटिबंध। अब अगर हम ग्लोब पर देखें तो बहुत आसानी से इन पेटियों को दिखा सकते हैं। यही लाइन अब आपको इक्वेटर बनानी पड़ेगी। ये पोलर रीजन हो गया, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये लाइनें खींच ली। अब अगर हम टेम्परेचर लाइन को खींचें, तो टेम्परेचर लाइन हमने कहा कि ये 18 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ही इधर 18 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। अब सारे कटिबंध आपको पता है। अब आप लोग इन कटिबंधों में अगर यहाँ पर भूमि रख देते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में तो भूमि चली जाती है कहाँ तक? पोलर रीजन तक। तो यहाँ भूमि बनी रहने दीजिए, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में 40 के बाद भूमि नहीं जाती। ये कॉन्टिनेंट बना दिया, तो हम पहले भी आपको सिखा चुके हैं। अब अगर तो इसका मतलब ये हो गया कि इन सब में यहाँ हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, ब्लू डॉट लग गई तो क्लियर हो गया क्या? ये सी और ओशन है। थोड़ा सा बचा ये एरिया, ये यहाँ लैंड है, तो इसे हम एंटार्कटिका कहते हैं। अब ये एक साइंटिफिक मॉडल है, जिससे हम अब मुख्य जलवायु पेटियों की बात समझ सकते हैं। तो हमने कहा जहां बहुत ज्यादा गर्मी है, वो ये है इलाका, जिनके एवरेज टेम्परेचर 18 से ज्यादा हैं, यही उष्ण कटिबंध है। फिर हमने कहा कि जहां बहुत ठंडक है, वो ये एरिया है। दो ताप पेटियां बन गई। अब आपने देखा होगा कि इधर डेजर्ट मिलते हैं, तो जहां वर्षामान कम है वो इलाके। अब कम वर्षा वाले अगर हम इलाकों को दिखाएं, तो उष्ण और उपोष्ण, इसको क्या कहते हैं हम लोग? उष्ण
और इसको क्या कहते हैं, उपोष्ण। इनमें व्यापारिक पवने सक्रिय हैं। कौन सी पवने, व्यापारिक पवने सक्रिय हैं। तो यहाँ तो हमें फॉरेस्ट मिलेंगे पूर्व में, लेकिन पश्चिम में हमें डेजर्ट और ड्राईलैंड मिलती हैं। ये जो बेल्ट बनी, यहां चले जाएंगे तो ये पछुआ पवनों का इलाका होगा। कौन सी पवनें होंगी, वेस्टर्ली चल रही होंगी। तो अब यहां हमें ड्राई बेल्ट मिलेगी। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बेल्ट है वो उष्ण है, ये उपोष्ण है, ये उपध्रुवीय है, तो ये सब ध्रुवीय है। ऐसे यहां कहेंगे ये उष्ण है यानी ट्रॉपिकल है, तो ये उपोष्ण है, लेकिन उपोष्ण के पश्चिम में डेजर्ट होते हैं, तो ये डेजर्ट बेल्ट है। येलो कलर से दिखा दिया। अब जरा हम बेल्ट को देखें तो अब जो हमें यहाँ दिख रही हैं, अब बेल्ट बहुत स्पष्ट हो गई। तो वही 5 पेटियां हमें बनानी है। तो सबसे गर्म पेटी कौन सी है, नंबर 1 ट्रॉपिकल, नंबर 2 यहां आ गए पीला कलर, ड्राई बेल्ट, नंबर 3 ये सब ट्रॉपिकल, नंबर 2 नंबर 2 ये सब 2 में आएंगे इलाके। 1 नंबर 3 ये हो गया, ये हो जाएगा सब ट्रॉपिकल। नंबर 4 सब पोलर। नंबर 5 पोलर। ये जो शब्द हमारे सामने आए वो ये क्रम है, इसको हम लोग याद रख सकते हैं। उष्णकटिबंध, शुष्क पेटियां, उपोष्ण कटिबंध, उपध्रुवीय कटिबंध, और ध्रुवीय कटिबंध। तो इस तरीके से 5 पेटियां हमें मिलती हैं। मुख्य जलवायु पेटियां कितनी हैं, 5। इनमें से 4 ताप पेटियां हैं, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। लेकिन जो नंबर 2 पर लिखी है ये शुष्क पेटी है। यह उपोष्ण कटिबंध में भी मिलती है वार्म डेजर्ट के रूप में, और उपध्रुवीय कटिबंध में भी मिलती है कोल्ड डेजर्ट के रूप में। अब हम अपने स्कीम पर आएंगे तो हमारे पास 4 ताप पेटियां हैं और एक शुष्क पेटी यानी कि कम वर्षा वाली पेटी है। अब मुख्य पेटी को बांटेंगे तो जो ताप पेटी है तो उसे आर्द्रता विशेषताओं के आधार पर बांटा जाएगा। कोई भी ताप पेटी है, चाहे ट्रॉपिकल हो, चाहे सब ट्रॉपिकल हो, चाहे सब पोलर हो, बांटा जाएगा। लेकिन पोलर ऐसे ताप पेटी है जहां पर वर्षा होती ही नहीं है, तो उसे नहीं बांट पाएंगे। किसके आधार पर, वर्षा के आधार पर नहीं बांट पाएंगे। तो उसे जो तापमान में जो स्लाइड चेंज है उसी के आधार पर बांटेंगे। अब जो ड्राई बेल्ट है, शुष्क पेटी है, तो शुष्क पेटी में तो कह दिया गया कि हाँ वर्षा कम है, तो वर्षा पहले ही हो गया, मुख्य निर्धारक हो गई।
तो अब उसको आगे बांटेंगे तो फिर किस आधार पर बांटेंगे? अब हम उसे वनस्पति के आधार पर बांट लेंगे कि यहाँ घास है या कटीले झाड़ियां और नागफनी जैसे हैं, तो घास मैदान और डेजर्ट में शुष्क पेटी बांटी जाएगी। अब ये भी कहाँ मिलेंगे? उपोष्ण में है तो वो गर्म है और उपध्रुवीय में है तो वो ठंडे हैं। कहने का मतलब जो अब हमने मुख्य पेटी बना ली वो ट्रॉपिकल बना ली। अब ट्रॉपिकल को अब हम लोग बांटें। तो अब आप लोगों को एक चीज और यहाँ हम रिकॉल करा दें कि जहाँ पर वर्षामान ज्यादा होता है, हमारे पास 5 तरह की आर्द्रता पेटियां हैं। याद आना चाहिए, यहाँ लिख रखा है 5 प्रकार की आर्द्रता पेटियां हैं। जानते ही हैं कौन कौन सी हैं? ये ग्लोब बनाया था। जहाँ वर्षा बहुत ज्यादा है वो वेट, और जहाँ वर्षा ज्यादा होती है उन्हें वेट कहते हैं। वहीं पर हमें रेन फॉरेस्ट यानी वर्षा वन मिलते हैं। जहाँ थोड़ी वर्षा कम हो गई, आर्द्र है, वहाँ फॉरेस्ट मिलते हैं। और जहाँ और वर्षा कम हो गई वहाँ डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी पतझड़ वन मिलते हैं। जहाँ सेमी एरिड है यहाँ हमें घास मिलती है, ग्रास, और इनको हम डेजर्ट वो यानी वर्षा पेटियों के आधार पर ही हम वनस्पतियों को बांट लेते हैं। ये हो गया। तो यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर हम यहाँ लिख लें कि आर्द्रता पेटी, तो हर जगह हम लोग वर्षा मापने वाला यंत्र लेकर तो घूमेंगे नहीं, वनस्पतियां आसानी से दिख जाती हैं। तो आर्द्रता पेटी, ह्यूमिडिटी बेल्ट, और जैसी वहां पर वनस्पतियां होंगी वहां की वनस्पति यानी वेजिटेशन। तो अब अगर वहां घूमने भी आप गए हैं तो पता लग जाए। अगर हम गए, आर्द्रता पेटी हमने वेट कहा, वेट को आप लोग अति आर्द्र कहते हैं, तो यहाँ वर्षा वन मिलेंगे, रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। वर्षा वन हमेशा हरे भरे रहते हैं। दूसरा जो बेल्ट अगर हमने ली तो अब आर्द्र ले ली, ह्यूमिड ले ली, इसकी पहचान होती है फॉरेस्ट। तीसरी हमने उप आर्द्र ले ली, सब ह्यूमिड ले ली। तो अब जो इसकी पहचान होगी पतझड़ वन, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी जिनकी पत्तियां शुष्क काल में गिर जाती, पर्णपाती वन या पतझड़ वन। फिर हमने ले लिया सेमी एरिड, और जब सेमी एरिड की बात करते हैं अर्ध शुष्क, ये भी शुष्क पेटी में सम्मिलित किया जाता है। तो ये यहाँ घास मिलेगी, ग्रास लैंड होगी, घास भूमि होगी। अब अगर बात करते हैं शुष्क है, एरिड है, मरुस्थल यानी डेजर्ट कहते हैं। यानी वर्षा वन से धीरे धीरे इलाके किसकी ओर बदलते चले जाते हैं? मरुस्थल की ओर। और अगर ये बदलने का क्रम पूर्व से पश्चिम है तो आप कहाँ होंगे? सब ट्रॉपिकल बेल्ट में। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में होंगे 2 पेटियों में। और अगर ये बदलने का क्रम पश्चिम से पूर्व है तो आप सब पोलर बेल्ट में होंगे। ये ट्रेड विंड और पछुआ पवनों के कारण ऐसा होता है। अब हम लोग बांट लेते हैं तो बड़ी आसानी से बट जाएगा। कैसे? तो मुख्य जो प्रकार हमने बांटे थे वो मुख्य प्रकार क्या बांटे थे? पहला था उपोष्ण। तो जितनी ताप पेटियां हैं उनको वर्षा के आधार पर बांटा जाता है, सिवाय ध्रुवीय पेटी को छोड़कर, क्योंकि वहां वर्षा होती ही नहीं है। और जो शुष्क पेटी है
उसे वनस्पति के आधार पर बांटा जाता है और फिर उस आधार को, वनस्पति आधार पर घास और मरुस्थल मिलते हैं, उन्हें फिर हम औसत तापमान के आधार पर बांटते हैं। औसत तापमान के आधार पर बांटते हैं। ये क्रम हो गया। तो अब चलो बांट लेते हैं। तो सबसे पहले बांटना पड़ेगा उष्णकटिबंध, फिर किसको बांटेंगे? शुष्क क्षेत्र, फिर उपध्रुवीय क्षेत्र, फिर ध्रुवीय क्षेत्र। ऐसे अगर हम इनको बांटते चले जाएं तो पहले हम शॉर्ट फॉर्म में बांट देते हैं। तो सबसे पहली वर्षा पेटी, वो मुख्य पेटी हमने ले ली ए। ए मीन्स ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंध। फिर हमने ले ली बी, ड्राई बेल्ट। शुष्क पेटी, शुष्क पेटी हमें दो जगह मिलती है, सब ट्रॉपिकल में भी पश्चिम में और सब पोलर में पूर्व में। सी सब ट्रॉपिकल, ऐसे सिंपल कर लें। उपोष्ण कटिबंध। डी सब पोलर। उपध्रुवीय कटिबंध। ई पोलर कटिबंध, पोलर बेल्ट। अब तक कुछ विद्वानों ने कहा कि ठंडा ध्रुव जैसा इलाका तो हिमालय में भी मिलता हो, हिमालय तो उपोष्ण कटिबंध में है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कहा एक और एच कर दो, उच्च भूमियां या हाईलैंड पर्वतीय। हाईलैंड क्लाइमेट, उच्च भूमियों की जलवायु। कहीं भी अगर उच्च भूमियां होंगी तो ऊंचाई के कारण इनके तापमान कम होते। अब इन संकेतों का अगर हम उपयोग करेंगे तो अब हम आसानी से बांट सकते हैं। सिंपल। तो अगर हमने लिया कि अब वर्षा को कैसे बताते हैं, हमेशा अगर वर्षा होगी तो वहां वन मिलेंगे। तो अगर हम एफ लिख दें तो ग्रीष्म में भी और शीत दोनों ऋतुओं में वर्षा। वर्षा ग्रीष्म एवं शीत दोनों ऋतुओं में। जब तो गलत हो जाएगा मामला। सर्दियों में धरातल ठंडा होता है, वायु ऊपर नहीं उठ पाती तो वर्षा नहीं होती। तो क्या कहा जाएगा, यहाँ सर्दियां होती ही नहीं। तो सही बात क्या होगी, साल भर वर्षा, क्योंकि साल भर गर्मी रहती है। ये ज्यादा अच्छा सेंटेंस है किसके बजाय इसके। तो रेन थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, साल भर वर्षा। तो जहां साल भर वर्षा होती है वहीं वर्षा वन मिलते हैं, रेन फॉरेस्ट होते हैं। एक तो ये कैटेगरी होगी। दूसरी डब्लू का शीतकाल, शुष्क, सर्दियों में वर्षा ना हो जैसे हम लोगों के यहाँ। ग्रीष्म काल में वर्षा, ग्रीष्म काल में वर्षा या आर्द्रता मिलती है। एस अब ग्रीष्म काल शुष्क और शीतकाल में वर्षा। मतलब क्या हुआ, डब्लू मीन्स, डब्लू का मतलब क्या हो गया, ड्राई विंटर, वेट समर। तो एस का मतलब क्या हो गया,
ड्राई समर, वेट विंटर, ये है। क्लियर? ये तो वर्षा पैटर्न के आधार पर हम लोगों ने बांट लिया। अब अगर बात करें तो और बांटते हैं तो इसकी योजना लागू कर देते हैं। योजना ए हो गया ट्रॉपिकल, बी हो गया ड्राई, सी हो गया सब ट्रॉपिकल, डी हो गया कोल्ड टेम्परेट यानी सब पोलर, ई हो गया पोलर और एच हो गया उच्च भूमियों की जलवायु। अब ए को तो बांटा जाएगा कितने प्रकारों में? ए के साथ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां वर्षावन मिलते हैं, साल भर वर्षा है। ए के साथ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां सर्दियां सूखी हैं। ये बहुत गर्म है तो यहाँ की गर्मियां कभी सूखी नहीं रहती। लेकिन ए में एक और विशिष्ट प्रकार की जलवायु मिलती है जिसे हम मानसून कहते हैं। बी में आ जाएं तो बी का जो डिवीजन होगा तो जहां थोड़ी कम वर्षा यानी घास भूमियां, बी एस फॉर स्टेपी ग्रासलैंड, बी डब्ल्यू बड़ा वाला डब्ल्यू, तो ये स्टेपी ग्रासलैंड स्टेपी जलवायु हो गई, ये डेजर्ट हो गई। सी में चले जाएं तो सी में जब डिवीजन होता है तो सी में ऐसी साल भर वर्षा, सी एफ, सी डब्ल्यू और सी एस। डी में चले जाएं, डी एफ साल भर वर्षा, लेकिन डी डब्ल्यू है विंटर ड्राई है, लेकिन डी एस समर ड्राई नहीं है। ऐसे ही एच को ले लें, सॉरी ई को ले लें तो ई को जब बांटते हैं तो सुना होगा ईटी टैगा, ई एफ टुंड्रा, और जो एच को फिर आगे बांट, ये कैपिटल लेटर्स हो गए। इनमें भी अब हम लोग स्मॉल लेटर्स का यूज करेंगे। ऐसे बी एस जो गर्म हैं, ऐसे बी एस जो ठंडे हैं, के फॉर ठंडे, एच फॉर गर्म। ऐसे बी डब्ल्यू ऐसे डेजर्ट जो गर्म हैं, ऐसे बी एस सॉरी बी डब्ल्यू जो ठंडे हैं। इस तरीके से इन्हें बांट लिया जाता है। तो अब अगर हम लोग मुख्य जलवायु प्रकारों को देखें, किसको फर्दर नहीं बांटा तो उनको भी गिन लेंगे, तो जो जलवायु प्रकार बने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 प्रकार की हमें जलवायु दुनिया में मिलती है। 13 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स। अब इन सब को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस प्री मेंस के हमको मिलेंगे। और जो सिंबल आपको लग रहे हैं अभी बहुत उहापोह हो गया, ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे है, इस सिंबल को आपको याद नहीं रखना, थोड़ा चार्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने लिख दिया है। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर बात करेंगे और वहां हम लोग शुरू करेंगे एएफ। एएफ का मतलब ए फॉर ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय, एफ फॉर वर्षावन। आप स्पष्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास पर डिस्कस करते हैं। ऑलराइट।